हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो देखो, स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, लगता तो इजी क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन इसे कैलकुलेशन बहुत वाला होता है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब मुश्किल चैप्टर इसलिए हो जाता है कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक तो फॉर्मूला याद होने चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, इसमें बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बनाए। जितना कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा ना, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इसी पार्ट में। 3-4 डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ये पॉइंट निकालो, वो पॉइंट निकालो, 6 निकालो, फिर ट्रायंगल बनाओ, फिर उसमें सेंट्रोइड निकालो, है ना। फिर सेंट्रोइड के साथ उसका डिस्टेंस बताओ। भाई क्या करे भाई इसमें, हम बताओ। इतनी सारी इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं ना कि मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही जाती है। तो फिर उतना टाइम वेस्ट भी होता है और मेहनत भी, और प्लस इसके क्वेश्चन भी जो होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं। यानी पढ़ने वाले तो पहले पढ़ना होता है, फिर प्रोसेस करना होता है, फिर डायग्राम बनाना होता है, फिर गलती करनी होती है, फिर -1 लेके रोना होता है। समझ में आ रही है बात? तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि देख के लग गया कि हाँ भाई 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो अदरवाइज मैं पहले सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं इसको लास्ट में रखूंगा। कुछ भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फिर मैं क्या करूंगा कि भाई चलो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा, है ना। कि सब घूम घाम के आ गए कि भाई कहीं हमारा हाथ पैर नहीं चला, सब जगह हाथ पैर फूल गया, तो चलो यही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। कितने लोग वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर एग्जाम में आता तो हो ही जाता है? इसको छोड़ो, इस वाले पार्ट में छोड़ो। इस वाले पार्ट को मतलब स्ट्रेट लाइन को डालो, बाकी 3 हो जाएंगे। ठीक है। बट जनरली मतलब तुम लास्ट में करते हो पहले करते हो? जो आता है वैसे कर दो। लाइन से? ठीक है, तो लाइन से तो मत ही करना यार, मतलब धोखा हो सकता है ना। कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया तेरे को शुरू में ही जिसमें 3 पॉइंट निकालो, फिर 6 पॉइंट निकालो, फिर वो निकालो, फिर ये निकालो, फिर ऐसे वैसे करके फिर लास्ट में गलती कर दिया तूने, ना। कि 15-20 मिनट वेस्ट हो जाता है ना दिविज, और फिर कुछ आउटपुट में मिलता भी नहीं है ना। देख खुश सही हो बात जाएगा। है सर। सही बात है ना। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन के शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो इस चैप्टर के बारे में सोच ही नहीं सकते, है ना। और फॉर्मूला याद है फिर कुछ सोचा जा सकता है, चांसेस कम है लेकिन फिर सोचा जा सकता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, बेसिक सी बात है कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास x1, y1 और एक पॉइंट x2, y2। ठीक है। इसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो अगर ये एक लाइन गिवन है हमारे पास, एक पॉइंट P गिवन है और एक पॉइंट Q गिवन है, और एक पॉइंट कोई A है जो इस PQ लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और हमें P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास x2, y2। तो जो पॉइंट हमारे पास A है उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आते हुए दिखता है हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, प्लस और ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1 अपॉन m प्लस n आते हुए दिख जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला लिखा है। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या बनते हुए दिखता है कि बेसिकली जहां भी अगर m/n एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो जहां पे n होता है उसकी जगह बस क्या ले लो, -n। तो दिस इज इंटरनल। और अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो एक्सटर्नल के लिए ये क्या हो जाएगा, जो रेशियो हो जाएगा उसको आप ऐसा ले लोगे m/n। तो इस बार जो पॉइंट आते हुए दिखेगा ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, और ये हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। और ये जो पॉइंट आएगा वो पक्के से कहां पे लाई कर रहा होगा, बाहर लाई कर रहा होगा, PQ के बाहर लाई कर होगा। अगर ऑन द PQ लाई करेगा, मतलब इनसाइड द PQ लाई कर रहा तो इंटरनल ही होगा, और आउटसाइड बाहर लाई कर रहा होगा तो एक्सटर्नल होते हुए दिखेगा। ठीक बात है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। स्लोप ऑफ लाइन की बात करते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बाद। ठीक है,
तो ये जो स्लोप होता है, स्लोप की जो वैल्यू होती है m इज इक्वल टू, अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, कि कोई भी लाइन कितना इंक्लाइंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसका अगर अपना tan ले लिया तो क्या हो जाएगा, और वो उसका स्लोप बनता हुआ दिख जाएगा। तो tan थीटा की जो वैल्यू आती है, जो स्लोप की वैल्यू आती है, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होती है। जब स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, व्हेन m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, और जब m की वैल्यू 0 हो गई तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसी कुछ बनते हुए दिख जाती है। ठीक बात है। इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो चाहिए आपको पॉइंट और एक चाहिए स्लोप। और पॉइंट और स्लोप पता है तो लाइन की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म हो गया। दो पॉइंट पता है तो दो पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो और फिर लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। इसके अलावा एक और जो हमारे पास फेमस वाला है वो है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है, जहां पे x इंटरसेप्ट क्या है a है और y इंटरसेप्ट क्या है b है, तो डायरेक्टली जो आपको लाइन की इक्वेशन बनती हुई दिखेगी वो बन जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 आते हुए दिखेगा। राइट। कभी कभी क्वेश्चन में बस x इंटरसेप्ट दिया रहता है और स्लोप दिया रहता है, तो अगेन x इंटरसेप्ट दिया तो पॉइंट पता है, आप उससे भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो ये वाला फॉर्म यूज करके। दो और अलग से फॉर्म पढ़ते हैं अपन, विच इज नॉर्मल फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि एक लाइन गिवन होगी आपके पास, जिसका ये जो डिस्टेंस है उस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से पता होगा, उसको क्या बोल देगा, समथिंग p बोल देगा या फिर एनीथिंग d दिया होगा, और वो लाइन कितना x एंगल बना रहा होगा वो भी आपके पास गिवन होगा। तो अगर आपको ये पता है तो आप ये लेंथ तो निकाल ही सकते हो, ये हो जाएगा p सेकेंड अल्फा और ये हो जाएगा p कॉसेक अल्फा बनता हुआ दिख जाएगा। तो यानी इंटरसेप्ट पता चल गया, x इंटरसेप्ट भी पता चल गया और y इंटरसेप्ट। तो जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और ये जो वैल्यू आती दिखेगी किसकी इक्वल, p की इक्वल आती है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है कि सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है, जिस सर्कल की इक्वेशन क्या बनते हुए दिखती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो उस पे ही ये टेंजेंट है, अल्फा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए टेंजेंट बनता हुआ दिखेगा ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस p सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक बात है। इसके अलावा पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जो यूजफुल है ये वाला फॉर्म है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इस पे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है कि एक लाइन पे एक पॉइंट गिवन होगा x1 कॉमा y1, और इसी लाइन पे अगर मेरे को r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चाहिए उसको मैं बोल देता हूं x कॉमा y। सेम लाइन पे किसी पॉइंट से r डिस्टेंस पे अगर हमें पॉइंट चाहिए तो वो जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। ऐसा कुछ बनता हुआ दिख जाएगा। सिंपल सा तरीका ये है कि लाइन का बेसिकली स्लोप थीटा होगा, तो ये पॉइंट यहां तक डिस्टेंस है x1, तो इसमें ये वाला डिस्टेंस ऐड कर देंगे हमारे पास, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा r cos थीटा, तो इसमें r cos थीटा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r sin थीटा। इस क्वेश्चन का यूज आता है कि बोल दिया रहेगा कि सेम लाइन है, सेम लाइन पे एक पॉइंट बताओ जो कि उसी लाइन पे एक और पॉइंट दिया होगा, उसका डिस्टेंस 5 यूनिट पे है, कि उससे 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे दो वेरिएबल यूज करके, ऐसा कुछ है ना, लेकिन वो डिस्टेंस फॉर्मूला से फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाता है। इसके लिए हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म पे। ठीक बात है। दो लाइंस के बीच के एंगल की बात करते हैं कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल का फॉर्मूला आता है वो आता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला। ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला है m1 m2 अगर फाइनाइट है तभी यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि एक का स्लोप इन्फिनिटी ले लिया और एक का स्लोप 0 ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते है ना, ऐसी कुछ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इफ m1 m2 का जो प्रोडक्ट है -1 आता है तो वैल्यू के तो लाइंस कैसी होती है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, और m1 इज इक्वल टू m2 आता है तो ये क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, लेकिन उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं है, क्योंकि एक इन्फिनिटी और एक कितना है माइनस इन्फिनिटी, सॉरी एक इन्फिनिटी और एक कितना है 0। तो ये फॉर्मूला बस उन केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, कि कोई एक क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कि आपके पास एक लाइन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन है, ऐसा कुछ, ये है सपोज x1 y1 और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन का डिस्टेंस जो आते दिखेगा ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कैसा आता दिखेगा, ऐसे कुछ आते हुए दिखेगा। ठीक बात है, ये फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं फुट और इमेज की बात करूं, फुट और इमेज की बात करूं, तो फुट का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट लिखा है मैंने ये क्या है फुट है, और इसी का रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पे देखो, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर ये पॉइंट पी है, तो ये जो पॉइंट होता है क्या होता है इमेज। आपको पता है इमेज और पॉइंट पी का जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आते हुए दिखेगा, हमें फुट आते हुए दिखेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बनता है फुट का, जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि फुट और इमेज की बात करता है। क्वेश्चन में इमेज निकलवाएगा, 3 पॉइंट दिए होंगे, तीनों की इमेज निकलवाएगा, उससे एक ट्रायंगल बनवाएगा और उसका क्या पूछ लेगा सेंट्रोइड। तो इमेज का फॉर्मूला नहीं पता तो फिर 3 पॉइंट तो निकालते ही रह जाओगे नॉर्मल तरीके से, है ना। तो फुट का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आपको x और y मिल जाएगा, दिस इज फॉर्मूला फॉर फुट। और अगर इमेज की बात करूं, इमेज का जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है x अपॉन x1 अपॉन और a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला में बस किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास फुट की इक्वेशन आ जाती है और इमेज की इक्वेशन आते हुए दिख जाती है। ठीक बात, इमेज फुट और इमेज दोनों पॉइंट्स हमारे पास आते हुए दिख जाते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, हाँ बता, ये कि समझ नहीं आया तो इसमें समझाऊं तेरे को शॉर्ट नोट्स में। जब परपेंडिकुलर बनाएंगे ना तो यहाँ पे आके मीट करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं फुट। मैं कैसे खड़ा हूँ, परपेंडिकुलर खड़ा हूँ, देख वो जो मेरा पैर है क्या है फुट, और जो मैं इसका सर जो मेरा नीचे की तरफ जाएगा ना, इमेज लूंगा तो वो क्या बन जाएगा इमेज। अपसाइड डाउन देख रहा है ना, स्ट्रेंजर थिंग तो देख ही लिया होगा तूने, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, तूने देख लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया तूने, है ना। कौन कौन है, सिमर, हितांश भी दिख रहा है, अनिकेत भी तीसरे एपिसोड पे है। खत्म ना हो जाए ना कि डिलीट कर देंगे ना नेटफ्लिक्स वाले 22 तारीख के बाद, है ना, कि भाई इनको नहीं दिखाना है। तुमने भी देख लिया, तो टाइम तो उतना ही लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके, उसमें वैसे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना, कि थोड़ा थोड़ा देखने के पहले तो हमें और माहौल बनाना पड़ता है ना थोड़ा, तो एक बार पूरा ही देख लो, उससे कम ही टाइम वेस्ट होगा। ऐसे कुछ नहीं है, भूल जा, और तू भी टाइम वेस्ट कर देगा उसमें, रहने दे। पंचायत देखी थी, तभी पंचायत कर रहा है ना अभी, लेजेंडरी है भाई वो तो, ठीक है। अब देखो वापस दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक और पैरेलल लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनके बीच में जो डिस्टेंस आता है पैरेलल लाइंस के बीच में, ये आ जाएगा हमारे पास c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ध्यान रहे कि ये डिस्टेंस निकालने में जो दो लाइंस होती है ना, वो दोनों पैरेलल होने चाहिए, साथ साथ वो जो कोफिशिएंट होने चाहिए x और y को क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और जो c होनी चाहिए वो सेम साइड होना चाहिए जीरो के। बात समझ में आ रही कि अगर इधर जीरो के लेफ्ट में है तो इधर भी जीरो के लेफ्ट में, दोनों इक्वेशन में सेम साइड होना चाहिए, और दोनों में x और y के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। मैच नहीं कर रहे तो मैच पहले करना है, मल्टीप्लाई कर लो या फिर
डिवाइड कर लो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसा लिख दूं और 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन दे दिया मैंने 4x प्लस 4x प्लस सपोज मैंने लिख दिया 6y इज इक्वल टू -8 सपोज लिख दिया। तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है पक्के से, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आप पहले तो इसको तो एज इट इज रहने दो, तो ये बन जाएगा 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसमें आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y, और ये -4 पड़ जाए तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर तो 100% नहीं आएगा। डिफरेंट सेंटर्स ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मतलब कि सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये जो तीनों है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे जनरली इजी बनेंगे, है ना। तो बस इस बात को आपको याद करके जाना है कि सर्कम सेंटर क्या होता है, कि सर्कम सेंटर एक सर्कल होता है ABC, ऐसा सर्कल होता है जो ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा होगा। तो ये जो सेंटर होगा ये क्या कहलाएगा, इसका सर्कम सेंटर। इसका फॉर्मूला कुछ होता है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला sin 2a के टर्म में आते हुए दिखता है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद भी कर लोगे तो अप्लाई तो नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप याद नहीं करना तो क्या करें भाई, आपको पता है कि जो सर्कम सेंटर होता है ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि बी और सी जो साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पक्के से इनके मिड पॉइंट से पास करेगा, और ये क्या होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा। तो क्या आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी क्या, जो मैंने परपेंडिकुलर बनाई, क्योंकि बी और सी पता है तो इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, और मिड पॉइंट पता है और इसका स्लोप पता होगा तो ये भी स्लोप मिल जाएगा। इसके अलावा AC का भी आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये दोनों लाइंस मिल गई, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप क्या निकालोगे, सर्कम सेंटर। हमेशा यही तरीका यूज करना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्या बात ठीक है, ऐसी कुछ बात हो गई। तो ये हो गया सर्कम सेंटर। ये आप ये लिख लेना। सेंट्रोइड की बात कर लेते हैं, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है कुछ अच्छा सा, और ये हो जाएगा x2y2 और ये हो जाएगा x3y3। इसमें एक और चीज लिख सकते हो आप सर्कम सेंटर में, कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ये इंपॉर्टेंट है ना, जो हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्रायंगल का उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है कौन, सर्कम सेंटर। सिमिलरली सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है इसको अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको G से। सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रोइड का डेफिनेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और ये जो मीडियन है इसको G बोलते हैं। ये किस रेशियो में डिवाइड होता था, 2:1, ये 2:1 और ये 2:1। तो ये रेशियो भी आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा राइट इसकी बात करें ऑर्थो सेंटर की, तो ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, है ना। दोनों एल्टीट्यूड्स का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों बातों में डिफरेंस है, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड का होता है, एल्टीट्यूड जो होता है वो एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे जो लाइन 90 डिग्री बना रही है, यानी यहां से अपन बनाएंगे एक लाइन जो इस साइड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे एक और लाइन बनाते दिखेंगे जो कि कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये बनता हुआ दिखता है हमें, और इसको बोलते हैं अपन ऑर्थो सेंटर। उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, O से। क्या बात ठीक है। और इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है x1 tan a प्लस x2 tan a करके, लेकिन वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या करना है कि कभी भी आपको ये निकालना है, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप एल्टीट्यूड्स बहुत आराम से निकाल सकते हो। कि अगर मान के चलो ये A है और ये B है और ये C है, तो मैं इसकी इक्वेशन तो निकाल सकता हूं। कैसे, इसकी अगर मैं BD की बात करूं तो BD की इक्वेशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि AC का स्लोप पता होगा हमें, AC का स्लोप पता है तो हमें BD का स्लोप मिल गया। BD का स्लोप मिल गया तो BD हमें पता है कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, B से। तो इस लाइन की इक्वेशन, सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन, और दोनों क्या लेंगे अपन, पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन। तो ऐसे कुछ अपन निकाल लेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज अपन और लिख सकते हैं कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर lies at the point of intersection of legs, lies where legs intersect। लेग्स का मतलब पता है ना, बेस और परपेंडिकुलर। वो जहां पे इंटरसेक्ट यानी बेसिकली जहां पे 90 डिग्री बनता हुआ दिखता है वही क्या हो जाता है, ऑर्थो सेंटर। ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हमारा, और ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, सरकम सेंटर। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सरकम सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, और सेंट्रोइड कहीं इधर लाई करेगा, और तीनों ये सेम लाइन में लाई करते हुए दिखते हैं। कि जो सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर होता है वो कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो एक और रिलेशन होता है इसके बीच में, तीनों के बीच में लिख लो, CGOR, कोलिनियर। और जो हमारा सेंट्रोइड है वो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रोइड है वो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। और ये तीनों जो पॉइंट्स है तीनों कैसे होते हैं, एक ट्रायंगल के लिए कोलिनियर होते हुए दिखते हैं। क्या ये बात ठीक है? इसके अलावा इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर जो होता है वो होता है कि एक सर्कल जो तीनों साइड, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करे। तो ये होता है, आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स का क्या होता है, पॉइंट ऑफ। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो लाइंस दी होगी तो एंगल बाइसेक्टर निकालना वैसे ही मुश्किल होता है। और उसमें भी पहले हमें एंगल देखना पड़ेगा, कौन की एक्यूट एंगल बन रहा है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, फिर हमें एंगल बाइसेक्टर निकालो। तो इस इंफॉर्मेशन को बस याद रखो कि एंगल बाइसेक्टर का होता है, लेकिन इसका यूज ज्यादा आएगा नहीं। इसका जो फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3, और ए के अपोजिट वाला साइड लेंथ a, बी के अपोजिट वाला साइड लेंथ b और c के अपोजिट वाला साइड लेंथ c। तो इन सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट आता है ये आता है ax1 प्लस bx2, ये हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और ये हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में हो जाएगा a प्लस b प्लस c बनता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसा कुछ इन सेंटर बनता हुआ दिखता है। इसके अलावा एक और चीज देखते हो तो कि ये अगर इसमें मैं बनाऊं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर आता है, दिखेगा। तो दिस इज आई, इसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक और होता है दैट इज एक्स सेंटर। एक्स सेंटर अगर मैं, क्या होता है कि अगर मैं एंगल ए के अपोजिट बनाऊं, बाहर जो तीनों साइड्स को टच करे लेकिन बाहर से टच करे, तो वो एक्स सेंटर बन जाएगा। उसका जो फॉर्मूला होगा, अगर ए के अपोजिट बनाऊंगा तो बस ए के पहले माइनस लग जाएगा, विच इज माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपन माइनस a प्लस b प्लस c। वो याद करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा हमारे पास वो आता है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों वर्टिसेस पता है तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स मॉड x1 x2 x3, ये हो जाएगा y1 y2 एंड y3, और ये हो जाएगा 1 1 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसा कुछ। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, वो होता है आपको पता होगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। तो ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा। सपोज दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये परपेंडिकुलर, ये लेंथ निकालना चाहता है ना। ए के ऑपोजिट वाला साइड मान के चल लेते हैं, ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो ये लेंथ तो बता सकते हैं अपन, ये क्या हो जाएगा इस, अगर मैं इसका ये निकालना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा, सी साइन बी आते हुए दिख जाएगा। तो बेस पता है, बेस आपको पता है, और तो ये हो जाएगा एरिया जो आएगा वो हो जाएगा हाफ ए सी साइन बी, और आप ऐसा लिख सकते हो हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू लिख सकते हो हाफ, ये हो जाएगा बी सी साइन। इसके अलावा आप कॉस रूल लिख सकते हो कि कॉस ऑफ ए निकालना है तो दिस इज कॉल्ड कॉस रूल।
तो ए के ऑपोजिट वाला साइड अगर ए है, बी के ऑपोजिट वाला साइड बी है और सी के ऑपोजिट वाला साइड सी है, तो ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कभी भी दो साइड्स पता हो और उसका इंक्लूडेड एंगल पता हो और तीसरा हमें साइड निकालना हो तो हमेशा किसका यूज करेंगे अपन, कॉस रूल का यूज करेंगे। ऐसा कुछ कॉस रूल का अगेन यही एरिया वगैरह जो अपन हीरोज फॉर्मूला का प्रूफ आता है ना, यहीं से आता है अगर तुम कभी प्रूफ करना चाहो तो। 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की बात करते हैं तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला होना चाहिए, पहला जो तरीका होगा वो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा जो तरीका हो सकता है वो जाएगा, एक तो वेक्टर वाले तरीके से कर सकते हो, इसके अलावा एक तरीका हो जाएगा स्लोप, कि अगर मान के चलो ए है, बी है और सी है, अगर तीनों कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी सी। तीसरा जो तरीका होगा, इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या कर दोगे आप, 0 करते हुए दिख जाएगा। इसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि पक्के से जो बी होगा ए सी को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। और जो वेक्टर वाला तरीका है वो स्लोप वाला ही तरीका है कि बेसिकली वेक्टर में क्या कर रहे होते हैं कि पैरेलल वेक्टर बन जाएगा, यानी वो स्लोप ही की बात कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट समझोगे है ना, क्योंकि एंगल वगैरह की बात हो रही है ना। तो आप में इसमें जो तरीका यूज करना है, जनरली मैं तरीका जो यूज करता हूँ मैं वो स्लोप वाला तरीका यूज करता हूँ, क्योंकि अपने को एरिया वाला तरीके में आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा, उसमें गलती होने के चांसेस कम है, स्लोप ज्यादा है, स्लोप वाले तरीके में कम गलती होने के चांसेस कम है। तो आप भी स्लोप वाला तरीका यूज करने की कोशिश करना है कि अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर प्रूफ करने तो आप स्लोप वाला। इसके अलावा 3 लाइंस कंकरेंट है, कंकरेंट मतलब तीनों सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ऐसा कुछ, तो 3 लाइन को कंकरेंट प्रूफ करने के लिए तो एक तो तरीका ये है कि मान के चलो तीनों लाइन ऐसी कुछ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और ये है एक है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो कंकरेंट है यानी तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेम है, यानी इन दो से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो पक्के से तीसरी की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो इसका मतलब क्या है कि कंकरेंट है, अगर नहीं करेगा तो कंकरेंट नहीं है। इसके अलावा अगर 3 लाइंस कंकरेंट है तो इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा कोएफिशिएंट्स का, ये बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3 और ये हो जाएगा c1 c2 एंड c3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 आ गया, इनके जो कोएफिशिएंट्स का टर्म है 0 आ गया, या फिर अगर ये कंकरेंट है तो पक्के से ये डिटरमिनेंट क्या आता दिखेगा हमें, 0। लेकिन ये बात कि डिटरमिनेंट 0 है तो ये कंकरेंट हो गई, ये बात गलत है। क्यों गलत है, कि अगर लाइंस पैरेलल है, सपोज कि लाइंस कैसे है, पैरेलल, सपोज ऐसा कुछ है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक है 4x प्लस 6y 4x प्लस 6y प्लस सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 इज इक्वल टू 0 और एक लिख दिया मैंने माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको ये पता है कि ये तीनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है क्या, है ना। या फिर अगर आप ऐसा कुछ लिख लो कि 2x प्लस 3y ना करके ऐसा कुछ कर लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 8x प्लस 2 4 और ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12y। तो इससे जो आप डिटर्मिनेंट बनाओगे तो डिटर्मिनेंट में देखिएगा 2 4 एंड 8 और इधर क्या दिखेगा 3 6 एंड 12। तो 3 कॉमन निकालोगे तो क्या बनता दिखेगा 1 2 एंड 1 2 और क्या बनता दिखेगा 4 और इधर से 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बनता दिखेगा 1 2 एंड 4, यानी दो जो रो है वो क्या बनते देख जाएगी सेम। तो डिटरमिनेंट कितना जाएगा 0, लेकिन ये कंकरेंट नहीं है, लाइंस कैसी है पैरेलल। तो अगर कंकरेंट है तो डिटरमिनेंट 0 होगा, लेकिन डिटरमिनेंट 0 है तो कंकरेंट होगा, ये अपन नहीं बोल सकते। क्या ये बात ठीक है, ऐसे कुछ। एंगल बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं कि अगर दो लाइंस गिवन है आपके पास ऐसा कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक लाइन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर आते हुए दिखता है वो आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस c2 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ b2 का स्क्वायर। ये आपके पास आते हुए दिखेगा एंगल बाइसेक्टर। दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे क्योंकि एक लाइन के बीच में दो एंगल बनता है, एक क्या होता है एक्यूट और एक क्या होता है ऑब्टूस।
तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज निकालने के लिए आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी, विच इज a1 a2 प्लस b1 b2। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो प्लस साइन क्या दे देगा, प्लस साइन गिव्स ऑब्ट्यूज। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है तो नेगेटिव साइन जो होगा वो देगा हमें ऑब्ट्यूज। इसमें सी का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, आंसर सेम ही आते हुए दिखता है। ठीक बात है, बस आपको a1 a2 और a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 करना है। प्लस साइन आया तो ऑब्ट्यूज, अगर ये पॉजिटिव आया तो प्लस साइन ऑब्ट्यूज देगा, और नेगेटिव क्या देगा इस केस में, एक्यूट। और लेस देन 0 आया तो नेगेटिव वाला क्या दे देगा हमें, ऑब्ट्यूज आते हुए दिख जाए, और इस केस में पॉजिटिव वाला क्या देगा, एक्यूट। फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर लेते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस में कि ऐसी लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही होगी, यानी ऐसी लाइंस बहुत सारी होंगी जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। इन सारी लाइन की इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। कभी कभी इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता है कि लैम्डा L1 प्लस 1 माइनस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। कभी ये हो जाएगा AL1 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0। ये तीनों क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस लिखिए। फैमिली ऑफ लाइंस में एक स्पेशल तरह का क्वेश्चन बनता है कि इस फैमिली में बहुत सारी लाइंस है, इस लाइन में बोल देगा कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट बोल देगा और बोलेगा कि इससे ऐसी लाइन बतानी है जो क्या हो मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो एक तो तरीका ये है कि आप लैम्डा के टर्म में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो जो कि एक पॉइंट और लाइन के बीच में था, और वहां से उसको क्या कर दो, मैक्सिमाइज। दूसरा तरीका क्या है कि वो जो लाइन होती है ना, वो जो लाइन होती है और ये जो लाइन होता है, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों क्या होनी चाहिए, पक्के से 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो आप इसका स्लोप मिल जाएगा तो पक्के से ये लाइन तो मिल ही जाएगी, ऐसा कुछ। इसके अलावा पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन की बात कर लेते हैं कि एक लाइन है और एक पॉइंट पता है, तो आपको कभी भी एक लाइन की गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दो पॉइंट्स गिवन है सपोज x1 कॉमा y1, और एक और पॉइंट गिवन है विच इज x2 कॉमा y2। तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो कि इसमें रखने अगर दोनों के साइन सेम आ गए, ये पॉइंट रखने पे दोनों का साइन क्या आ गए, सेम आ गए, इसका मतलब लाइन के दोनों क्या है, सेम साइड। अगर दोनों के साइन कैसे आ गए, डिफरेंट आ गए, तो दोनों किधर है, अपोजिट साइड। तो अगर ये ऐसे कुछ आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इनटू, अगर ऐसा कुछ आ गया a1x, यहाँ पे a1 हटा लेते हैं ना, a1 b1 और c1 हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा x ऐसा कुछ, और ये लाइन ऐसा कुछ गिवन है। तो यहां से भी अगर मैं हटा दूं तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c1, और ये बन जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस c2। ग्रेटर देन 0 आ गया तो मतलब सेम साइड। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो क्या हो जाएगी, सेम साइड। मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तभी सम प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, यानी दोनों सेम साइड के होंगे तो सेम साइन के होंगे तो सेम साइड, अगर कोई भी एक डिफरेंट साइन का हो गया तो अपोजिट साइड। क्या बात ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि सपोज पहले जो हमारे पास ओरिजिन था वो 0,0 था, अब इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया मैंने कहां पे, h, k पे। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें नया कोऑर्डिनेट बताना है, तो जो नया कोऑर्डिनेट आएगा x न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस h, और y न्यू जो आएगा हमारे पास ये कितना आता है, y माइनस k, जहां पे h और k क्या है, और नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, क्योंकि मान के चलो ये x था और पहले कोई एक पॉइंट था जिसका y कोऑर्डिनेट दिस इज y। तो अब ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना हो जाएगा, x माइनस h, और ये जो डिस्टेंस आएगा कितना आ जाएगा, y माइनस k। सिंपल सा तरीका, ऐसे कुछ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ध्यान से देखना इसको। अगर मान के चलो ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ h स्क्वायर ग्रेटर देन ab। ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब, जब h स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी होगी, ab से। अब इसमें पता है कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कहां से पास करी है, ओरिजिन से। तो उन दोनों के स्लोप्स का जो सम होता है m1 प्लस m2, ये आता है हमारे पास b बाई, ये आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 इज, ये आते दिख जाएगा माइनस 2h अपॉन a आते हुए दिख जाएगा, 2h अपॉन b आते हुए दिख जाएगा, और m1 m2 की जो वैल्यू आते दिख जाएगी ये आती दिखती है हमारे पास a अपॉन b आते दिखती है। क्या ये बात ठीक है।
इसके अलावा इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, जो ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बात तो होनी चाहिए। इसके साथ साथ एच स्क्वायर अगर ए बी के इक्वल हो गया, एच स्क्वायर अगर ए बी के इक्वल हो गया, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0, यानी लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल से बेटर वर्ड ये बोल सकते हो कि लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट, क्योंकि ओरिजिन से पास करी और पैरेलल भी, इसका मतलब कोइंसिडेंट ही हो जाएगी। अगर a प्लस बी 0 हो गया तो लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। लाइंस कैसी आती दिखेगी? परपेंडिकुलर आती हुई दिखेगी। यहां पे 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन ए बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूला है। इसके साथ साथ कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, उसकी हमें कभी कभी क्वेश्चन में आजकल ये पूछ रहा है कि उनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बताओ, कि एक्स स्क्वायर प्लस बी 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन है। इससे दो लाइंस होंगे, उन दो लाइन के कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? 2 एंगल बाइसेक्टर बनते हुए दिखेंगे। उन दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ। तो वो जो इक्वेशन आती है, कि लिखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आती है, आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच बनता हुआ दिखता है। ये आपको रिलेशन याद रखना है, क्योंकि आजकल इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक बात है, तो बस स्ट्रेट लाइन में इतना ही है। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।